तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज सीधे कहानी के मुद्दे पर आते हैं और ऐसी कहानियां बड़ी कम सुनने को मिलती हैं। कुछ पॉइंटर बताऊंगा, उससे ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा। एक केस जो अदालत में 30-35 साल चले, अपने यहाँ कोई अनहोनी या अनोखी बात नहीं है। एक केस जिसमें वक्त वक्त पर पता नहीं वकील से लेकर जज सब बदल जाए, वो भी चलेगा। लेकिन एक केस एक राजा का हो, राजा की मौत का हो, और उस केस को 34 साल हो जाए और 34 साल के बाद भी इंसाफ का इंतज़ार हो, तो अजीब लगता है। इन 34 सालों में करीब 20 जज बदल चुके हैं, अभी 21वीं जज हैं। इन 34 सालों में करीब 22 या 23 वकील जो हैं अलग अलग दोनों पक्षों के, वो तक बदल दिए गए क्योंकि वक्त इतना लंबा गुजर गया। इन 34 सालों में 7 सरकारें बदल गई उस स्टेट की। इन 34 सालों में ना मालूम कितने गवाह उनकी मौत हो गई। लेकिन 34 साल बाद भी फैसला नहीं आया, जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये वो पहला केस था जिसमें किसी कत्ल के मामले के लिए, जिसका कत्ल हुआ था, उसके नाम पे अदालत का गठन हुआ पहली बार। और ये सोचकर हुआ कि इस अदालत में सिर्फ और सिर्फ इस कत्ल के मुकदमे की सुनवाई होगी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक अदालत स्पेशल बनाई जाती है, लगाई जाती है, नाम दिया जाता है उस अदालत का उस मकतूल के नाम पे जो राजा मरे, कि इस हत्याकांड की विशेष अदालत है। और उस विशेष अदालत का हश्र ये है कि 34 साल हो गए, अभी भी उसका कोई फैसला नहीं आया। मामले की जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के पास है। उसकी आखिरी सुनवाई अभी इसी 20 दिसंबर को हुई है और ये फाइनल बहस की सुनवाई चल रही है। और ये शायद नवी बहस थी, फाइनल भी सब कुछ हो गया, 8 बहस इसमें भी हो गई, अभी नवी बहस है। 20 दिसंबर को ये बहस खत्म हुई है। अब 2020 आ जाएगा, 35वां साल लग जाएगा, लेकिन इसका फैसला कब आएगा नहीं मालूम। तो एक ऐसा केस जिसमें खासतौर पर एक किसी कत्ल के मुकदमे के लिए विशेष अदालत का गठन होता है, उस विशेष अदालत का अंजाम यह है कि 35 साल हो गए और आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। और वो भी एक राज परिवार के राजा के कत्ल की कहानी है। ये भरतपुर के राजा थे मान सिंह, राजस्थान में है ये। और राजा मान सिंह सभी जानते हैं। राजा मान सिंह चूँकि जब राजपाट सब कुछ चला गया, लेकिन राज परिवार से थे, तो उन्होंने फिर चुनाव में हिस्सा लेना शुरू किया। 7 बार राजस्थान विधानसभा के चुनाव में वो खड़े हुए और 7 बार वो जीते। 8वीं बार जब वो चुनाव लड़ने जा रहे थे, तब उस चुनावी प्रचार के दौरान उनकी मौत होती है। और ये पूरी कहानी उसी की है। ये बात है 21 फरवरी 1985 की, लेकिन कहानी शुरू होती है 20 फरवरी 1985 से। राजस्थान में चुनाव था विधानसभा का, और उस चुनाव के लिए बाकायदा चुनावी प्रचार कैंपेनिंग चल रही थी। राजा मान सिंह जो 7 बार चुनाव लड़े थे, वो अलग अलग पार्टियों से, कभी इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव लड़ते थे और जीत जाते थे, क्योंकि उनका एक दबदबा था उस इलाके में और ये उनका एक अपना रुतबा था। और 8वीं बार भी ये 1985 में 1985 में चुनाव लड़ रहे थे, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर, निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर। उस वक्त वहां पे जो चीफ मिनिस्टर थे वो तो शिवचरण माथुर। तो कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए डीग एक जगह है राजस्थान में, जहां वो चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे थे। 20 फरवरी 1985 की बात है। 20 फरवरी 1985 को राजा मान सिंह को पता चलता है कि उनका जो एक झंडा था वो एक जगह पे लगा हुआ था, एक तोप के पास, और उसको कांग्रेसी कैंडिडेट ने उस झंडे को हटाकर अपना झंडा लगा दिया। इससे उनके बड़ा गुस्सा आया, उनके समर्थकों में गुस्सा आया, और उन्हें फिर पता चला कि शिवचरण माथुर जो मुख्यमंत्री हैं, उस कांग्रेसी कैंडिडेट के कैंपेन के लिए डीग आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से आना था। राजा मान सिंह जो है वो पहुंचते हैं जहां पे इनका चॉपर लैंड करना था, और ये गुस्से में तमतमाते हुए अपने समर्थकों के साथ जीप में जाते हैं और उस जीप को सीधे चॉपर यानी हेलीकॉप्टर से टकरा देते हैं जब वो उतर चुका था। पायलट वायलट आता है, समझाता है, फिर ये चूँकि सुरक्षा भी थी एक मुख्यमंत्री के साथ,
तो खैर उस टकराने के बाद वो वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद उनको पता चला कि शिवचरण माथुर एक स्कूल में वहाँ पे चुनावी रैली है, उसमें जा रहे हैं। तो ये उस स्कूल में पहुँचते हैं और वहाँ पे पहुँचकर ये और इनके लोग पूरा स्टेज तोड़ देते हैं, मानसिंह के लोग। राजा मानसिंह असल में जो थे वो भरतपुर रियासत के जो आखिरी राजा हुए महाराजा बृजेंद्र सिंह, उनके छोटे भाई थे और ये सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट भी रह चुके हैं। तो ये दो चीज़ें हुई, एक तो उन्होंने चौपर टकराया, उसके बाद फिर स्कूल में जाकर जिस पे रैली होनी थी उस रैली की जगह को भी उन्होंने तोड़फोड़ की। इसके बाद शिवचरण माथुर जी के कहने के बाद जो पायलट है वो एक एफआईआर दर्ज कराता है कि चौपर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जीप से कुछ भी हादसा हो सकता था। और दूसरा, उस स्कूल में तोड़फोड़ हुई तो उसको लेकर भी 2 एफआईआर राजा साहब के खिलाफ दर्ज की गई। दोनों एफआईआर दर्ज करने के बाद अब उसमें यह था कि इनकी गिरफ्तारी होनी थी, लेकिन भरतपुर के राजा राज परिवार के एक शख्स जो 7 बार से वहाँ के विधायक हैं, इतने पावरफुल हैं, जाहिर सी बात है उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक और वो सारा बवाल भी करेंगे, हंगामा भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पता थी। इसी दौरान में ये 20 फरवरी को सारा वाक़या होने के बाद 21 फरवरी को राजा मानसिंह अपने समर्थकों के साथ डीग में रैली लेकर निकल रहे थे। उस वक्त वहाँ पे जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे वो थे कान सिंह भाटी। ये अपनी पूरी फोर्स को लेकर 2 एफआईआर दर्ज करने के बाद करीब 18 से 20 पुलिस वाले थे, राजा मानसिंह को गिरफ्तार करने के लिए निकलते हैं। इत्तेफाक से बाजार में राजा मानसिंह टकरा जाते हैं। डिप्टी एसपी को ही पता है कि ये राजा है, वो बात करते हैं कि उनसे बात करनी है राजा साहब को। राजा मानसिंह बात करने से मना कर देते हैं। इस बीच में समर्थक जो है वो भी गुस्सा हो जाते हैं। फिर अचानक गोलियां चल जाती हैं और जो गोली चलती है उसमें राजा मानसिंह के साथ उनके जो 2 रिश्तेदार थे जीप में बैठे हुए, उनको भी गोली लगती है और राजा मानसिंह को भी गोली लगती है। तीनों को फौरन लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर तीनों को डेड डिक्लेयर कर देते हैं कि इनकी मौत हो गई। ये चौड़ा बाजार डीग की बात थी। अब जैसे ही राजा मानसिंह की मौत की खबर फैलती है, इलाके में मातम भी छा जाता है, कोहराम भी मच जाता है और समर्थक भी उग्र हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद अंतिम संस्कार तक वहाँ बाकायदा फ्लैग मार्च किया जाता है, कर्फ्यू की तरह पूरा मंजर था। पुलिस आती है, हिंसा भी होती है और धीरे धीरे फिर ये मामला तूल पकड़ने लगता है। पहले लोकल पुलिस और ये सारी चीज़ों को उनको जांच दी जाती है, लेकिन राजा मानसिंह के लोग इससे संतुष्ट नहीं होते हैं। और फिर बाद में हालत ये होती है कि प्रेशर इतना आता है कि शिवचरण माथुर को इस्तीफा देना पड़ता है मुख्यमंत्री के उस पद से, और उनकी जगह पर उस वक्त हीरालाल देवपुरा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री बनने के बाद 1985 में ही पहली बार इस मामले को, जो पहले से मांग की जा रही थी कि इस राजा के कत्ल की जांच सीबीआई को दी जाए, तो शिवचरण माथुर के हटने के बाद जब नए मुख्यमंत्री आते हैं हीरालाल देवपुरा, तो वो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप देते हैं। सीबीआई आती है और चूंकि लोग नाराज थे, सीबीआई जांच करती है और करीब 15 पुलिस वालों के खिलाफ मामला बनता है, जिसमें डिप्टी एसपी भी शामिल थे और उन्हीं को मुख्य आरोपी बनाया जाता है, क्योंकि सारा लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के हाथ में था। कान सिंह भाटी। सीबीआई की जांच के बाद बाकायदा जयपुर के ही सेशन कोर्ट में, एक सेशन कोर्ट के अंदर जयपुर में एक स्पेशल कोर्ट का गठन होता है। बाकायदा उसके बोर्ड भी हैं, आज भी हैं शायद वो, और उस बोर्ड पे लिखा हुआ था मानसिंह हत्याकांड कोर्ट। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार था कि किसी एक केस के लिए इस तरीके की कोर्ट बनाई जाए, और मानसिंह हत्याकांड कोर्ट का गठन हुआ, बोर्ड लगा बाकायदा। उसके बाद सुनवाई शुरू हुई, पहले जज ने की, फिर दूसरे ने की, लेकिन फैसला कुछ आया नहीं। इस बीच में जो राजा मानसिंह की बेटी थी, उन्होंने कहा कि राजस्थान की सीमा के अंदर इस मामले की जांच होगी, और चूंकि सत्ता में बैठे हुए लोग शामिल हैं और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस सब उनके पास है, तो इसलिए इसकी ईमानदारी से जांच नहीं हो सकती। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मूव किया और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसकी जांच राजस्थान की सीमा से बाहर की जाए।
और इसी के बाद फिर इस केस को राजस्थान से निकालकर यूपी मथुरा की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया। मथुरा जाने के बाद तारीख पे तारीख पड़ती गई। इत्तेफाक से जब ये पूरी जांच हुई, सीबीआई ने भी 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं की, जबकि 15 पुलिस वाले इसमें दोषी पाए गए थे चार्जशीट के हिसाब से। लेकिन वो चार्जशीट 90 दिन में जब दाखिल नहीं की तो जितने भी लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया था उस वक्त दबाव में, सारे पुलिस वाले ही थे, उन सभी को अपने आप जमानत पर रिहा करना पड़ा, क्योंकि कानून कहता है कि 90 दिन के अंदर अगर चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो आपको रिहा करना पड़ेगा। और यही हुआ, 90 दिन के अंदर वो चार्जशीट दाखिल नहीं हुई और इसलिए कोर्ट को उनको जमानत पर रिहा करना पड़ा। अब वो सब रिहा हो गए। इसके बाद धीरे धीरे मुकदमे की कार्रवाई चलती रही। जब तक जयपुर में था और जब भी सुनवाई होती थी तो इन दोषी पुलिस वालों को जब भी वहाँ लाया जाता तो लोगों की भीड़ जमा हो जाती, राजा मान सिंह के समर्थक वहाँ जमा हो जाते, इनकी सुरक्षा करनी पड़ती। बाकायदा एक एसटीएफ टीम बनाई गई जो इन पुलिस वालों को अपनी सुरक्षा में लेकर पहुँचती, क्योंकि खतरा और डर यही था कि इनके ऊपर हमला हो सकता है और इन पुलिस वालों को राजा मान सिंह के समर्थक जो है वो मार डालेंगे। लेकिन जैसे ही ये मामला फिर मथुरा में ट्रांसफ़र हुआ तो धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई। लेकिन मथुरा में सुनवाई के दौरान भी जब इन पुलिस वालों को लाने और ले जाने का काम शुरू हुआ तो सख्त सुरक्षा में, पहरे के अंदर, क्योंकि मथुरा में भी वहाँ समर्थक पहुँचने लगे थे। हर पेशी पे कहते हैं कि इनकी सुरक्षा और उनको जयपुर से मथुरा तक लाने में करीब 60 से 75 हज़ार रुपये के बीच में खर्च होता था। 35 साल हो गए, 1700 तारीखें पड़ चुकी हैं। 1700 तारीख में आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बार इन लोगों को पेशी के लिए ले जाया गया होगा। कहते हैं कि सिर्फ इनके लाने ले जाने और सुरक्षा पे जो इन 34 सालों में खर्च हुआ है वो करीब 14 से 15 करोड़ रुपए है। जाहिर सी बात है ये सारा सरकारी खजाने से गया, क्योंकि प्रोटेक्शन सरकार की जिम्मेदारी है तो वो दी गई। तो 15 करोड़ खर्च हो गए। इस दौरान में वक्त बीतता गया, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, 20 जज बदल गए। 23 के करीब जो वकील थे सरकारी और ये, वो भी या तो कुछ रिटायर हो गए या कुछ चले गए या कुछ का प्रमोशन हो गया, कुछ कहीं और ट्रांसफ़र हो गए, वो बदलते गए। 1700 से ऊपर तारीखें पड़ी। इसके अलावा जितने विटनेस थे उन विटनेस में से बहुत सारी की मौत हो गई। और केस का अंजाम ये रहा कि 34 साल के बाद इसकी आखिरी जो चीज़ें शुरू हुई थी, फाइनल बहस पूरा, वो 8 बहस पूरी हो चुकी है फाइनल। फिर कहा गया कि नहीं, कुछ अभी भी इसमें कंक्लूजन बाकी है, कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। तो फिर फाइनल आर्गूमेंट जो है वो 9वीं बार फिर शुरू हुआ। उसकी आखिरी तारीख अभी 6 दिन पहले पड़ी थी, 20 दिसंबर को, नहीं 20 दिसंबर को पड़ी थी। मैं आज तारीख थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो अब इस 20 दिसंबर को जो पड़ी, अब इसके बाद अगली तारीख 2020 की दी गई है। एग्जैक्ट डेट मुझे इस वक्त नहीं मालूम, लेकिन वो 2020 की तारीख दी गई है। अब उसके बाद क्या होगा ये नहीं मालूम, लेकिन एक राजा जिसके लिए अलग से स्पेशल कोर्ट बनाया गया, उसके फैसले का ये अंजाम है। और जो लोग हैं पुलिस वाले, इसमें डिप्टी एसपी से लेकर बाकी पुलिस वाले, उनकी अपनी शिकायत है कि उन्हें कभी भी कुछ मुआवजा नहीं मिला या पेंशन और ये सारी चीज़ें, क्योंकि केस लटका हुआ है। अब वो चाहे गुनहगार हों या फिर ना हो, फैसला चूंकि आया नहीं तो कानून का तलवार उन पर लटका हुआ है। दूसरी तरफ फिर ये कहानी आती कि वाकई ये लोग गुनहगार हैं कि नहीं है, तो इसकी एक दूसरी कहानी है। कहते हैं कि जब चीफ मिनिस्टर के चॉपर हेलीकॉप्टर पे और स्कूल में जाकर जिस तरीके से राजा ने अपनी जीप दौड़ाई थी, टक्कर मारी थी, मंच तोड़ा था, उसको लेके जयपुर में सत्ता के गलियारे में एक गुस्सा आया था कि एक चीफ मिनिस्टर के काफिले के साथ इस तरीके का बर्ताव कैसे किया जाता है। तो उसको लेके पुलिस के ऊपर दबाव आया था कि तुम इसमें कुछ एक्शन लो। और कहते हैं कि ऊपरी दबाव के चलते ही पुलिस जो इन चीज़ों को हैंडल कर सकती थी वो उसने ठीक से हैंडल किया नहीं, और जब बाजार में आमना सामना हुआ तो गोलियां चली। लेकिन आज भी ये राज अपने आप में एक राज है कि उस दिन राजा मान सिंह के काफिले पे और जो गोलीबारी हुई जिसमें राजा मान सिंह और उनके 2 रिश्तेदार मारे गए, ये एक्चुअली गोली किसने चलाई थी? पुलिस की टीम ने चलाई थी, भीड़ में से किसी और ने चलाई थी, पुलिस के इशारे पर किसी और ने चलाई थी, ये शुरुआत मान सिंह के लोगों ने की थी। हालांकि
एक रिपोर्ट आई जो बैलिस्टिक फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये था कि जो बॉडी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो गोली मिली थी उसके टुकड़े जो है वो पुलिस के राइफल या उससे मैच नहीं किए थे। तो ये पुलिस की अपनी दलील और थ्योरी थी, लेकिन उस रिपोर्ट को लेकर भी उंगली उठी थी कि जब सरकार अपनी सब कुछ अपना और पुलिस भी सरकार का एक हिस्सा, तो इस रिपोर्ट पे हम कैसे बिलीव करें। तो राजा मान सिंह के समर्थक और उनके लोगों का मानना था कि ये रिपोर्ट भी बनी बनाई है, और यही वजह है कि इन चीज़ों को लेकर ये केस लंबा खिंचता गया। ये सारे के सारे पुलिस वाले आज भी दोषी हैं इस मामले में, हर पेशी पे जाते हैं, इनकी नौकरी और बाकी चीज़ें भी जो है वो एक तरह से ख़त्म ही हो गई। लेकिन उसमें से हो सकता था बहुत सारे तो अब खैर रिटायरमेंट के कगार पे ही होंगे या रिटायरमेंट की उम्र से भी निकल चुके हैं, क्योंकि 34 साल एक लंबा अरसा होता है। लेकिन 34 साल के बाद भी राजा मान सिंह के कत्ल की असली वजह क्या थी? क्या पुलिस ने जानबूझकर गोली चलाई थी या फिर भीड़ में से किसी ने गोली चलाई थी? इसका आज तक सच किसी को नहीं मालूम, और सच कब सामने आएगा? जब अदालत का फैसला आएगा। और कमाल ये देखिए कि अभी ये सिर्फ एक स्पेशल कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ 34 साल बाद फैसला आना, वो भी सीबीआई जैसी जांच एजेंसी जो देश की सबसे प्रीमियम सबसे बड़ी एजेंसी है। अभी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम लोग बढ़ ही नहीं रहे। तो पहले यहाँ आए, उसके बाद अब ये हाई कोर्ट में जाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कितना वक्त लेगा नहीं मालूम। लेकिन इसकी पूरी जो जाँच की एक झलकियाँ हल्की सी मैं आपको बता रहा हूँ। 20 फरवरी 1985 को ये झगड़ा होता है, 21 फरवरी 1985 को गोली चलती है, 21 फरवरी 1985 को ही राजा मान सिंह की मौत होती है। 21 फरवरी की शाम होते होते, ये दोपहर का वाकया था, जो वहाँ के कलेक्टर थे डीग के, उन्होंने इस पूरे मामले की इंक्वायरी एडीएम को सौंपी, क्योंकि मामला 7 बार वहाँ के रहे विधायक और एक राज परिवार से जुड़े हुए राजा की थी। तो 21 फरवरी को उन्होंने एडीएम को ये मामला सौंपा। 22 फरवरी को राजा मान सिंह का जब अंतिम संस्कार किया गया तो पूरे इलाके में एक तनाव का माहौल था। बाकायदा वहाँ पर पुलिस और जो बाकी सुरक्षित बल हैं उन सबको फ्लैग मार्च करना पड़ा, डीग में पूरे कर्फ्यू लगाना पड़ा। इसके 3 दिन के बाद 25 फरवरी को जो एडीएम थे उन्होंने हाई कोर्ट के जज को अपनी रिपोर्ट सौंपी, इनिशियल शुरुआती रिपोर्ट। पर उसके बाद भी लोग और जो समर्थक थे वो मांग करते रहे कि स्टेट पुलिस से हम इस मामले की जांच, या स्टेट पुलिस के अफसर एडीएम उन पर अब भरोसा नहीं है। तो फिर मुख्यमंत्री को हटना पड़ा। मुख्यमंत्री के बाद नए मुख्यमंत्री आए, उन्होंने 4 मार्च को इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी 1985। उसके बाद 1989 में मान सिंह की जो बेटी हैं कृष्णेंद्र कौर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके एक अपील की। मतलब सीबीआई इंक्वायरी के 4 साल के बाद जब ये मामला जयपुर के सेशन कोर्ट में बाकायदा एक स्पेशल कोर्ट मान सिंह हत्याकांड कोर्ट के नाम पे गठन हो चुका था, उसकी 4 साल की सुनवाई के बाद कि यहाँ ये इस चीज़ का फैसला जो है ईमानदारी से नहीं होगा, इस केस में सही जजमेंट नहीं आ सकता, तो इस केस को किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र किया जाए। तो उनके इस कहने पे 10 जनवरी 1990 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और 10 जनवरी 1990 को जयपुर से ये मामला मथुरा कोर्ट पहुंचा। मथुरा कोर्ट में सारे केस की सुनवाई होती रही, लेकिन एक ये केस था जिसके ऊपर स्पेशल कोर्ट बनी, उस केस को हमेशा सेकंड नंबर पर रखा गया, तारीख पे तारीख पड़ती गई। अगर आप तारीख के हिसाब से गिने, अगर 1700 है, वैसे है ये 1700 और शायद 1715 या 20 के बीच में तारीखें टोटल हैं कुल मिलाकर के, लेकिन मैं एक रफली 1700 ही लेकर चलता हूँ। तो आप 1700 तारीख से अंदाज़ा लगाइए कि कोर्ट ने कब कब इस केस की सुनवाई की होगी। 34 सालों में 34 सालों में अगर 1700 है तो उसकी मैथ मेरा कमज़ोर है थोड़ा, तो आप गिनती लगाएं। और उसके बावजूद अभी भी लास्ट 20 दिसंबर को फिर तारीख पड़ी, और इसके बाद 2020 नए साल की एक फिर तारीख दे दी गई है। तो तारीख पे तारीख का जो डायलॉग है असल में वो इस केस पे ही सही फिट बैठता पूरी तरीके से, क्योंकि 34 साल के बाद भी एक केस जिसमें एक राजा का कत्ल, राजा के कत्ल की वजह क्या है, कौन पुलिस वाला जिम्मेदार है, पुलिस वाला जिम्मेदार है भी कि नहीं है, गोली किसने चलाई, किसके इशारे पे चलाई, क्या सरकार की तरफ से ऊपर से ये हुक्म आया था, पुलिस के ऊपर प्रेशर था, दबाव था। ये वो चीज़ें हैं जो हर कोई जानना चाहता है, ख़ासतौर पर डीग की जनता, वो अपने राजा अपने विधायक के बारे में भी जानना चाहते हैं। यह राजा के लोग ही इसके जिम्मेदार और गुनहगार थे, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं।
और इस सवाल का जवाब 20 जज भी नहीं दे पाए, क्योंकि वो आए और चले गए। केस उसी मकाम पे खड़ा है आज 34 साल बाद भी। 35वां साल अगले साल लगेगा। और मेरा आपसे वादा है कि जब भी इस केस का फैसला आएगा उस दिन मैं इस कहानी को ज़रूर मुकम्मल करूँगा, पूरा करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या हुआ। लेकिन फ़िलहाल ये है कि ये केस 34 साल पहले जहाँ था आज भी वहीं खड़ा है। अभी लोअर कोर्ट से ही फैसले का इंतज़ार है। इससे आप हमारे जुडिशल सिस्टम, जो हम लोग सुस्त रफ्तार फैसले की बात करते हैं, उसकी एक झलक, एक बानगी मिलती है। लेकिन हाँ, ये झलक थोड़ी सी इसलिए भी डिफरेंट हो गई क्योंकि अगर आप सोच समझ के एक कोर्ट ही बना रहे हैं किसी एक केस के लिए, मान सिंह हत्याकांड कोर्ट, तो कम से कम ऐसे कोर्ट में तो फैसला कम इतनी जल्दी दे दें कि लोगों को यकीन हो। लेकिन स्पेशल कोर्ट बना के भी अगर आपने 34 साल लटका दिया तो फिर कैसा इंसाफ और काहे का इंसाफ। ये थी कहानी राजा मान सिंह हत्याकांड की, जिसका फैसले आज भी नहीं आया। 34 साल बाद हम सबको इंतज़ार है, जब आएगा आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।